सेडेंट्री लाइफस्टाइल की डाइट एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर गरिमा अग्रवाल मैम। मैम ने गुजराती मेडिकल कॉलेज इंदौर से अपनी BHMS की डिग्री कंप्लीट की है। GHMC भोपाल से अपनी MD कंप्लीट कर चुकी हैं और मैम ने पीडिया के डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन किया है। मैम GHMC में मिस फ्रेशर एवं मिस फेयरवेल भी रह चुकी हैं। तो मैम से हेमरॉइड के बारे में जानेंगे, क्या उसके कॉजेशन होते हैं, क्या उसके प्रिकॉशन होते हैं और क्या क्या हमें हेमरॉइड में देखने को मिलता है। जी मैम। जैसा कि हम जानते हैं हेमरॉइड्स, जी तो एक लेमैन टर्म में बोले तो उसको सब लोग आम जनता जानती है पाइल्स के नाम से। जी सबको पता है कि ये डिजीज़ जो होती है वो है पाइल्स, और हम लोग एज अ डॉक्टर हमें पता है कि उसे बोलते हैं हेमरॉइड्स। तो ये होते क्या है बेसिकली, जब एनस के अराउंड जो वेन है, जो वेन्स होती है उसमें जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वो बल्ज आउट हो जाती हैं या सॉलन हो जाती हैं। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेमरॉइड्स। जी और हेमरॉइड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बल्जिंग हेमरॉइड्स, हेमरॉइडल हेमरॉइड्स मतलब जिसमें ब्लड आता है और ओनली स्ट्रेनिंग पे जो निकलते हैं, है ना, प्रोड्यूड आउट हो जाते हैं। तो ये सब हेमरॉइड्स की वैराइटीज़ होती हैं और हेमरॉइड्स किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हमें देखा गया है वो एक मिडिल एज ग्रुप से लेके ओल्ड एज तक में होता है। बच्चों में हेमरॉइड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर हमें हेमरॉइड्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम अगर उसके कॉजेशन की बात करें तो हेमरॉइड्स होते क्यों क्यों हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेनिंग। जी अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक स्ट्रेन कर रहा है डेफिकेशन के टाइम पे, तो उसके जो एनस के अराउंड की वेल्स है वो बल्ज आउट हो जाएंगी, सॉलन हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में हेमरॉइड्स मिलते हैं, मीन्स पाइल्स मिलते हैं। जी और लॉन्ग सिटिंग्स जैसे डेफिकेशन या स्टूल के टाइम पे जो लॉन्ग सिटिंग, एक एक घंटे तक, आपने सुना होगा आजकल की लाइफ में लोग जी एक एक घंटे तक वॉशरूम्स में बैठे रहते हैं, भले से वो स्क्वाट पोजीशन में बैठे इंडियन टॉयलेट्स में या फिर वेस्टर्न में। तो उसकी वजह से भी वहाँ पर प्रेशर होता है इंक्रीज वेन्स में, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स कॉज होते हैं। और करें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि जी आप, और डाइटरी फैक्टर्स से लो फाइबर डाइट खा रहे हैं। आजकल देखा गया है कि बच्चे, छोटे बच्चे या सभी लोग जंक फूड बहुत प्रेफर कर रहे हैं, तो मैदा बहुत कंज्यूम करते हैं। मैदा वगैरह जो होती है वो अपने इंटेस्टाइन्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और प्रॉपरली वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होती, जी जिसकी वजह से हेमरॉइड्स होते हैं। बेसिकली लो फाइबर डाइट लेने से आजकल के बच्चे रफेज नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, स्प्राउट्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें एजिंग में, तो ओल्ड एज में तो वहाँ क्या होता है, उनकी जो रेक्टम के अराउंड की जो वेन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो वीकन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी वेन्स प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेनिंग होती है और उसकी वजह से हेमरॉइड्स कॉज होते हैं, जी है ना। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं। और अगर हम जेंडर की बात करें तो हमें विमेन में ज़्यादा हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, वो उसके सपोर्टिंग टिश्यूज़ वगैरह को प्रोड्यूड आउट करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो हार्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें काफ़ी सारी फीमेल्स में हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं। जी और बहुत ज़्यादा देखा गया है कि प्रेगनेंसी में बहुत हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं। उसका ये रीज़न है कि जो वेट होता है फीटस का, वो कंटिन्यूअसली प्रेशर लगाता है रेक्टम पे और रेक्टल की वॉल्स पे, तो जिसके अराउंड की वेन्स बल्ज आउट हो जाती हैं और हेमरॉइड्स मिलते हैं। जी तो ये तो है हमारी कॉजेज़ की बात कि हेमरॉइड्स क्यों होते हैं। जी अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो जैसे कि हमारे सभी लोग दर्शक देख रहे हैं कि हेमरॉइड्स मतलब पाइल्स, यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंटेंस पेन होता है डेफिकेशन के टाइम पे, स्टूल पास करने के टाइम पे उनको पेन होगा। वो कंप्लेन लेके आते हैं बर्निंग की कि मैम हमको बहुत सीवियर बर्निंग हो रही है, पेनफुल डेफिकेशन है, बर्निंग है, इचिंग होती है। इस बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है कि एनस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, क्योंकि जो वेन से इतनी स्वैल अप बल्ज आउट हो जाती है कि उसकी वजह से काफ़ी इंटेंस इचिंग होती है, और कई बार वो ब्लीड में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम फिर ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में बोलते हैं। तो बेसिकली यही सारे सिम्टम्स होते हैं हेमरॉइड्स के। जी मैम, अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए। हाँ, तो उसमें प्रिकॉशंस हम ये ले सकते हैं कि सबसे पहले तो आपकी डाइट अच्छी करिए। जो लो जी फाइबर डाइट से हम हाई रिच फाइबर डाइट पे आना है। उसमें रिच फाइबर डाइट में आप स्प्राउट्स लीजिए, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, जी फ्रूट्स का कंजम्पशन, नट्स का कंजम्पशन, और सबसे ज़्यादा है अवॉइड जंक फूड। जी जितना भी जंक फूड है जो कि मैदा है, रिफाइंड फूड हमें हर हालत में बंद करना है, जिसमें रिफाइंड ऑयल आ गया, रिफाइंड व्हीट फ्लावर आ गया, मतलब जो भी चीज़ रिफाइंड है, जो प्रोसेस होके बन रही है, वो नहीं लेके हमें जो नेचुरल क्रूड फॉर्म में मिल रही है वो सब लेना है। स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, होल व्हीट, और व्हीट की जगह भी हम मल्टीग्रेन लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए। जी और दूसरा ये है कि हम प्रिकॉशन लें कि अवॉइड स्ट्रेनिंग।
जितना भी लोग लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं डेफिकेशन के टाइम पे या स्ट्रेन करते हैं, तो जी। वो अवॉइड करना है। आपको कुछ भी ऐसी लेग्सेटिव चीज़ें लेनी है, जैसे आप ज़्यादा वाटर इनटेक करिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड लीजिए अपनी डाइट में, है ना? कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी भी रखता है। तो जितना हम वाटर इनटेक ज़्यादा लेंगे और फाइब्रस डाइट लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, रफेज बनेगा और स्टूल ईजिली पास आउट हो जाएगी। स्टूल के टाइम पे लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। ओके। जब आप स्टूल पास कर रहे हो, स्क्वाट पोजीशन में कर रहे हो या वेस्टर्न टॉयलेट पे कर रहे हो, तब आपको लॉन्ग सिटिंग्स नहीं करनी। आजकल हम देख रहे हैं मेल्स वगैरह जो हैं, न्यूज़पेपर या मोबाइल लेके अंदर वॉशरूम्स में बैठते हैं, जी। 1-1 घंटा सिटिंग करते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। बाकी अगर आप चेयर पे कंफर्टेबली लॉन्ग सिटिंग्स बैठे हैं, तो उसमें भी ये है कि 1 घंटा वर्क करिए, देन 10 मिनट्स का गैप लेके वॉक करिए, देन फिर 1 डेढ़ घंटा वर्क करिए, देन 10-15 मिनट की फिर वॉक करिए। तो जी। उससे आपकी जो वेन्स हैं, वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा। ओके। ट्रीटमेंट की बात की जाए, किसी को हुआ है, हाँ। तो अगर होम्योपैथी के व्यू से देखा जाए तो क्या-क्या इसकी मेडिसिन हो सकते हैं? हेमरॉइड्स का बेसिकली हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो एन नंबर ऑफ मेडिसिन है हमारे पास हेमरॉइड्स की। तो हम होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अगर इसकी थेराप्यूटिक की भी बात करें हम, तो हमारे पास जैसे सल्फर है, नक्स वोमिका है, कोलेंसोनिया है, रेटानिया है, एल्यूमिना है, एस्कुलस है। तो ये सब मेडिसिन पर्टिकुलरली सिम्टम्स देख के पेशेंट में उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसमें इंटेंस ईचिंग है, इंटेंस ईचिंग विद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको, और उसको अभी ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, जी। लेकिन सिर्फ पाइल्स है जो कि माइनर से प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं और उसको इंटेंस ईचिंग है। तो हम वैसे के भी जाते हैं कि ईचिंग के लिए हमारी सल्फर बहुत बेस्ट रेमेडी है, सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो हम थोड़ा सा उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे सल्फर की साइड की, पेशेंट इज़ हॉट और नॉट, पेशेंट हॉट है और पेशेंट को मॉर्निंग में उठते से ही डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों केसेस में हेमरॉइड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में ही होते हैं हेमरॉइड्स, डायरिया के केसेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरिया से स्टूल जो पास आउट होता है उससे म्यूकस मेम्ब्रेन इरोड हो जाती है, जिसकी वजह से भी कई बार हेमरॉइड्स होते हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि वो डायरिया बेसिकली इन्फेक्टिव है कि कैसा है। तो हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन और थेराप्यूटिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। तो अब जैसे किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत ब्लीड आ रहा है, आपके पास इमीडिएटली एक पेशेंट आता है और बोलता है मैम मुझे पाइल्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, और अगर हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो वो भी काफ़ी कम आता है, 8 या 9 मिलीग्राम्स। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस है, रेटानिया है, ये सब उस पाइल्स को तुरंत, पाइल्स की ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोक देती है। मैंने अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को दिया है। 30 लोअर पोटेंसी से आप स्टार्ट करिए, 30 फ्रीक्वेंट डोजिंग करिए, जी। एवरी 2 आवर्ली या एवरी 1 आवर्ली। तो उससे जो होगा, उसका जो ब्लीडिंग है वो इमीडिएटली विदिन 2 to 3 आवर्स उसको रिलीफ हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और लेकिन हाँ, डाइटरी तो मस्ट है, जी। उसको मेडिसिन के साथ साथ डाइट और प्रिकॉशंस ये समझाना पेशेंट को बहुत मस्ट है हमारे लिए। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ मेडिसिन है। रेटानिया जो है उसमें बहुत इंटेंस बर्निंग होती है, ऐसा लगता है कि अंदर नाइफ लाइक सेंसेशन हो रहा है, रेक्टम में कुछ चुभ रहा है, काफ़ी सारी स्टिक्स डली हुई है, इतना ज़्यादा ईचिंग और बर्निंग वाला सेंसेशन होता है। तो हम रेटानिया देते हैं, कोलिनसोनिया है, एस्कुलस है, और एल्यूमिना तो इतनी अच्छी मेडिसिन है कि इवन दी सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स दी ग्रेट स्ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, पेशेंट बोलता है मैम मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरे को हार्ड स्टूल नहीं आ रही है, हम्म। लेकिन मेरा स्टूल इतना सॉफ्ट है, उसके बाद भी मुझे हेमरॉइड्स हो रहे हैं। तो द मेडिसिन इज़ एल्यूमिना। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमारी मेडिसिन जहाँ वाटर नहीं पहुँच रहा है और सिस्टम में ऑर्गन्स पे, वहाँ जहाँ वाटर की नीड है वहाँ वाटर पहुँचाती है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई है रेक्टम की, तो ब्राइन या एल्यूमिना ये सब क्या करती है, वाटर को उस जगह पे पहुँचाती है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड ना होके सॉफ्ट होके प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो कितने ड्यूरेशन में आराम मिल जाता है? देखिए, मेरे क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आए हैं, और जैसे इवनिंग में 7 o'clock पेशेंट आया है, एक रोता हुआ, और उसको काफ़ी ब्लीडिंग पाइल्स थे, और इतना ज़्यादा ब्लीड हो रहा था, जब भी डेफिकेशन कर रहे थे तो ब्लीड हो रहा था। तो मैंने आज 7 o'clock पे उनको मेडिसिन दी है, नाइट में 3 to 4 डोजेस रिपीट करने को बोले हैं, और मॉर्निंग से रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विदिन 4 to 5 आवर्स में रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो उनको अच्छे से, जो प्रॉपर क्योर दिखेगा वो 3 to 4 डेज में दिख जाएगा। और कंप्लीट है हटने में कितना टाइम लगेगा? कंप्लीट क्योर हो जाता है, वो डिपेंड करता है डाइट पे। देखिए, अगर पेशेंट कंटिन्यूअसली आपकी मेडिसिन ले रहा है लेकिन स्पाइसी डाइट पे है हम्म। और जंक फूड पे है
और जो है उनका स्ट्रेनिंग चली रही है, लॉन्ग कंटिन्यूस सिटिंग चली रही है, तो फिर वो मेंटेनिंग कॉज बना रहेगा और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर वो ऐसे केसेस जो होते हैं वो क्योर नहीं होते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स आपकी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हाई रफेज डाइट ले रहे हैं और उनका ऐसा कुछ मेंटेनिंग कॉज नहीं है, तो ऐसे केसेस में तो हमें मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विदिन 3 to 4 डेज और कंप्लीटली क्योर भी मिलता है 1-1 महीने में। जी। मैम, जो आपने अभी केस बताया उसमें आपने कौन सी मेडिसिन दी थी? जो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए आई थी तो उनको एक बहुत ज़्यादा बर्निंग थी, इंटेंस बर्निंग इतना हो रहा था कि पेशेंट मेरे पास रोती हुई आई थी और उसका हीमोग्लोबिन भी कम था। तो उनको मैंने उस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा, लेकिन जो उनके बेसिकली सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग देखा तो उनको कोलिनसूनिया एस्कुलस दी थी मैंने। ओके। और एक बीसी बायो कॉम्बिनेशन भी दिया था 4 जो अपना कॉन्स्टिपेशन का होता है। जी। तो उससे मुझे मॉर्निंग में ही कॉल आ गया कि मैम वी आर ऑल राइट, हमारी ब्लीडिंग बंद हो गई है। और लेकिन अभी वो लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले रहे हैं 15-15 डेज़ का, तो काफ़ी फाइन है, पेशेंट को रिपीट नहीं हुआ है। पोटेंसी क्या रखी थी आपने? लो पोटेंसी में 30 में हम 200 में भी दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कैसा है। वो डोजेस और क्या बोलते हैं पोटेंसी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि इसमें लोअर पोटेंसी में फ्रीक्वेंट डोजेस, जितना एक्यूट केस है उसमें लोअर पोटेंसी विद फ्रीक्वेंट डोजेस, जी। और जितना क्रॉनिक केस है उसमें हायर भी देके, लेकिन उसमें हम फ्रीक्वेंट डोजेस नहीं देते। उसमें या तो 2 to 3 टाइम्स अ डे देके इस टाइप से ट्रीट करते हैं। जी।